हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। तो आज मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है यानी फैक्ट जो कि बच्चों की तरफ से बार बार पूछा जाता है, तो मैं सोच कर आया हूं क्यों ना आज हम लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम है कि सर बोर्ड्स के एग्जाम करीब हैं, शुरू होने वाले हैं और साथ ही हमें एनडीए की भी प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसी एक रामबाण हमें स्ट्रैटेजी दी जाए सर, जिसकी मदद से हम दोनों में सफलता प्राप्त करें, बोर्ड्स भी हमारे बहुत अच्छे हो जाए और साथ ही हम एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर कर पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज के सेशन के अंदर ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर, यहां पर लेक्चर नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी सेशन हमारा है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए सो दैट आप दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ एनडीए ही करना है, तो बोर्ड्स में उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमल मार्क्स मुझे चाहिए उसमें पास होने के लिए और फिर उसमें अपन एनडीए में ही जाएंगे। लेकिन बेटा ये रिस्क फैक्टर है क्योंकि एनडीए के एग्जामिनेशन में इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स बैठते हैं लेकिन हमारे पास सीटें जो वैकेंसीज हैं वो काफी लिमिटेड हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनडीए के भरोसे पर ही अपने बोर्ड्स को अपीयर करो, क्योंकि अगर बोर्ड्स में मार्क्स कम रह गए बाई चांस, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक्चुअल रेशियो से आपको अवगत करना जरूरी है कि बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों का यही होता है कि वो अपने करियर में कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं और उसके लिए तो 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी। तो एग्जैक्टली मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए अगर आप कर रहे हैं तो 12th को इग्नोर बिल्कुल ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा कभी भी नहीं समझता है कि 12th के आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे एनडीए के अंदर रिलेटेबल है। मतलब अगर आप 12th का जितना भी कॉन्सेप्ट है 11 12 का वो अगर अच्छे से पढ़कर आए हैं तो आपने आधा से ज्यादा सिलेबस एनडीए का कवर कर लिया है बच्चा। अब सिर्फ आपको एक एनडीए के लेवल को टच करते हुए चीजों को पढ़ना है। तो चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूं कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस कब हैं और कैसे कैसे हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तीनों से हमारे एग्जामिनेशन कौन कौन सी तारीख को है। लेकिन यहां कॉमर्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट्स क्यों हैं? मैंने ये जानबूझ के लिखा है कि आप ये समझें कि एनडीए के एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो रिलेटेबल हैं, जिनको हम लोग 12th के हिसाब से और एनडीए के हिसाब से दोनों को एक साथ फोकस करें। तो बेटा देखो, ऐसा है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इंग्लिश का एग्जामिनेशन तो तीनों में कॉमन होगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड में हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी ये डेट्स आपके लिखे हुए हैं। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स ये डेट्स आपके लिखे हुए हैं। और ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब डेट्स लिखे हुए हैं। तो करीब करीब एक बच्चा जो इन तीनों बैकग्राउंड में से किसी एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसे ये समझ में आ गया होगा सर मोटा मोटी साइंस बैकग्राउंड वाला और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला बच्चा जो है वो फायदे में रहेगा, क्योंकि कॉमर्स वाले में जो सब्जेक्ट्स आप कॉमर्स बैकग्राउंड में पढ़ते हैं उनमें से मेजरली कॉन्सेप्ट्स आपके एनडीए में नहीं आते हैं। तो केवल अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स ही ऐसा है जो कि रिलेटेबल रहेगा। तो सर क्या करें? तो बेटा देखो, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने तो पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपने स्ट्रीम ऐसी चुनी है और आगे जो एग्जाम आप दे रहे हो उनमें रिलेशन नहीं है, तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और रही बात जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो थोड़े फायदे में रहते हैं और साथ ही ह्यूमैनिटीज वाले भी फायदे में रहते हैं। मेजरली अगर मैं बात करूं तो साइंस बैकग्राउंड वाले ज्यादा फायदे में रहते हैं क्योंकि उनको मैथ्स भी पढ़ने को मिल जाती है। अब साइंस बैकग्राउंड में 2 तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं। साइंस में एक होता है आपका मेडिकल बैकग्राउंड और एक होता है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। तो हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मेडिकल बैकग्राउंड वाले 19 मार्च को फ्री हो जाते हैं, जबकि नॉन मेडिकल वाले 2 अप्रैल को फ्री होते हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर साइंस का भी एग्जामिनेशन देना होता है। साथ ही यहां पर अगर ह्यूमैनिटीज की बात करें तो वो 28 मार्च को फ्री हो जाते हैं और कॉमर्स वालों का आई गेस 18 मार्च इकोनॉमिक्स के बाद भी कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, वो आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं। अब
मान लीजिए सर ये बोर्ड के एग्जामिनेशन की डेट तो हमें भी मालूम है, आपने क्या नया बताया, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजी के अंदर ये फाइनल स्ट्रैटेजी है बेटा कि हमें बोर्ड्स के साथ साथ कैसे टैकल करना है एनडीए के एग्जामिनेशन को। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा आप लोगों को बार बार एक ही बात बोलूंगा कि बोर्ड एग्जाम्स में प्राइम फोकस करे बेटा, इसमें से ध्यान आपका नहीं भटकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज सिर्फ एनडीए को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम्स को जरा सा भी इग्नोर कर दिया और बाई चांस के लिए आप एनडीए में सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स में वो स्कोर नहीं कर पाए जिसकी मदद से आप और भी बेहतर चीजों को अचीव कर सकते थे। तो मैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं कहूंगा कि भले ही आप कुछ भी करें लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर होता है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे कोर्सेस को अप्रोच कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं अगर एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, पहला टारगेट तो हमारा एनडीए ही है, लेकिन अगर नहीं होता है तो तब क्या करेंगे, उसकी मदद से मैं कहता हूं कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस को फोकस करें, क्योंकि यहां से आपको स्कोर बिल्ड करना ही है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ प्लस क्लासेस में जुड़े हुए हैं, अग्नि बैच में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करें। अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशंस को अपीयर कर रहे हैं तो मैं उन्हें बहुत सिंपल तरीके से ये बात बोलता हूं कि वो लाइव क्लासेस को इग्नोर करें, वो उसका रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखें। रिकॉर्डेड सेशन का फायदा क्या होता है, आप भी जानते हैं कि क्लास में कई बार जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद टीचर जो होता है बाकी सभी बच्चों से पूछ रहा होता है कि भाई समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया क्या, नहीं आया तो दोबारा बताते हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, हो सकता है कि आपको वो चीज समझ में आ गई है लेकिन आप लाइव क्लास में फिर भी वेट कर रहे हैं टीचर का कि भाई बाकी बच्चे हरी झंडी दे दें तो टीचर आगे बढ़े। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे, है ना, तो आपका टाइम सेव हो गया। दूसरा, अगर नहीं समझ में आता है तो लाइव बैच में एक हेजिटेशन रहता है बच्चे को पीछे करने का। क्यों? क्योंकि उसे लाइव बैच में लगता है कि लाइव ही तो पढ़ना है, आया हूं तो मैं पीछे क्यों करूं। तो जब कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे दोबारा देखिए, आप उसको पॉज कर लीजिए रिकॉर्डेड वर्जन में। और तीसरा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो ये है कि बेटा आप रिकॉर्डिंग्स को किसी भी स्पीड में देख सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन देता हूं कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 1.25 से लेके 1.5x की स्पीड में देखें, और अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप जल्दी सीखते हैं, यू आर अ गुड लर्नर, तो आप उसे 1.75x तक भी ले जा सकते हैं। 2x स्पीड मैं रिकमेंड नहीं करता, तो आप इन स्पीड्स में देख सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे पास आती है कि जब आप रिकॉर्डिंग के लिए अलाइन होते हैं तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना होता है, ना कि टीचर के हिसाब से टाइम मैनेज करना होता है कि टीचर की क्लास 4 बजे होगी तो मेरे को 4 बजे पढ़ने का मन है, नहीं है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो वो चीजें अब आपकी लायबिलिटी नहीं रह जाती हैं। आप बड़े ही आराम से अपने टाइम को मैनेज करके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए कि हमें रिकॉर्डिंग्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए अगर आप किसी प्रॉपर बैच से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम्स को साथ चलते चलते प्राइम फोकस तो आपका बोर्ड एग्जाम्स है। मैं ये कहूंगा कि बेटा हर उम्र की एक वो होती है, डिमांड होती है हर उम्र की, ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो इस डिमांड को पूरा अगर नहीं किया जाएगा तो जीवन आपको वो चीज नहीं देगी जिसके आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि जीवन ने आपसे कुछ मांगा, अगर आपने वो नहीं दिया तो जीवन आपको बदले में वो चीज क्यों देगी जो आप मांग रहे हो। बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। तो आपको ये वो समय होता है आखिरी के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहां पेरेंट्स के साथ साथ दुनिया आपको बोलती है कि बेटा दुनिया को भूल जाओ, ना दोस्त देखो, ना प्यार देखो, ना ही कोई एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखो और करते जाओ, बिना रुके बिना थके करते जाओ। थकान होगी, रुकने का भी मन करेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं सॉल्यूशंस दूंगा।
तो करते जाओ, क्योंकि जीवन को जब तक आप अपना परिश्रम, अपनी मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय से की गई जो आपके एफर्ट्स है वो नहीं दोगे, तो पलटकर जीवन भी आपको वो तोहफा नहीं देगी जो तोहफा आप मांग रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि बोर्ड एग्जाम्स में फोकस तो आप कर ही रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ एनडीए को बिल्कुल इग्नोर कर दें क्या? नहीं, एनडीए को आप डेली, एनडीए की मैथमेटिक्स जो है, जो कि सबके लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो डेली 1 घंटा रात के टाइम जरूर निकालें, ये प्रैक्टिस करें। और ऑल्टरनेटिवली मान लो वीकर सब्जेक्ट्स, अब वीकर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए एक वीकर सब्जेक्ट कहा जाता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए कहा जाता है साइंस वाले सब्जेक्ट्स, वीकर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली आप ये करें कि 1 घंटा एनडीए के इन टॉपिक्स पर दें, ताकि आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो जाए कि छूट ही गया है ना, छूट ही गया है। तो ये चीज जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज क्लास जो होती है वो 1 से 1.5 घंटे की बैच के अंदर होती है, तो अगर आप उसे 1.5x में देख रहे हैं तो आप 45 मिनट के आसपास उस पूरे लेक्चर को खत्म कर सकते हैं, स्किप करके, स्पीड बढ़ाकर, ये सारी चीजें करके आप उन्हें खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको करीब करीब 2.5 घंटा दिन में निकालना है, 2.5 घंटा निकालना है, आपको ये एफर्ट्स लगाने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये वीकर सेक्शंस वाला जो है, ये आप बैच के लेक्चर्स भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, आप बैच के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। लेकिन एनडीए मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है वो आपको अलग से करनी है और लेक्चर्स आपको अलग से लेने हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स को नहीं जीता जा सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे ही एग्जाम्स आपके, बोर्ड एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपको 1 दिन का ब्रेक लेना है, क्योंकि आपने सच में बहुत मेहनत करी होगी, ये बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा। आपने बहुत मेहनत की है, आपको 1 दिन का रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए। अगर आप तैयार हैं कि नहीं सर मैं विदाउट रिफ्रेशमेंट भी अपनी तैयारी करना चाहूंगा, तो वो आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को थकान होती है, कोई रेस्टलेस हो जाता है, तो आपको 1 दिन का ब्रेक लेना चाहिए। इस 1 दिन के ब्रेक में आप फैमिली के साथ बाहर जाइए या फिर कोई ऐसी चीज करिए जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। तो इससे 1 दिन की जो चोरी होती है अपने जीवन में, वो बहुत फायदेमंद साबित होती है। तो ये जरूर करें, 1 दिन का ब्रेक लें आफ्टर एग्जाम फॉर रिफ्रेशमेंट। अब जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर साइंस हमारा आखिरी पेपर होगा 2 अप्रैल को, तो इसके बाद हमारा 21 अप्रैल को एग्जाम है। तो 2 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक अगर मैं मोटा मोटी गिनूं तो 18-19 दिन हाथ में आते हैं, 18 दिन, यानी कि हम देखें तो 2 हफ्ते यानी 14 दिन, 15 दिन आपके पास मोटा मोटी हैं। अब ये 14-15 दिन आपको क्या करने हैं, आपको वन शॉट लेक्चर्स पर फोकस करना है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स बहुत बेनिफिटेड होते हैं और यकीनन हर टीचर आपको एंडिंग टाइम में वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चल ही रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर 1 से 2 मॉक्स, ठीक है, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाए 1 या फिर 2, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अगर आप 1 मॉक लगा रहे हैं तो 14 दिन में 14 मॉक्स आप लगा चुके होंगे। 2 मॉक लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कितना होगा। मैथमेटिक्स आपकी इतनी बेसिक वाली तो ठीक ही होगी। और मॉक लगाने के बाद उस मॉक को कोने में नहीं फेंकना है बेटा, आपको उस मॉक को एनालाइज करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए या फिर कौन से क्वेश्चंस के आंसर मैंने गलत दिए हैं, और उसको बेटा उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर की कमियों को पहचानना और उसको दूर करने पर काम करना। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें लेकिन अपनी कमियों को दूर ना करें तो बेटा आपका प्रोग्रेस रेट जो है वो कम होता है। लेकिन आप पढ़ाई भले ही थोड़ी तो बहुत करें, लेकिन आपने पुरानी जो गलतियां हैं जिनमें आप कमजोर हैं, अगर आप उन पर वर्क करें तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये बच्चे को बहुत देर से समझ में आता है, लेकिन जिस दिन वो ये बात समझ जाता है उसका प्रोग्रेस रेट एकदम से बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि वो अपनी कमियों को भी दूर कर रहा है और नई चीजों को भी साथ साथ धीरे धीरे ही सही लेकिन सीख रहा है ना। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, फाइनल स्ट्रेटेजी है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स पहले फोकस करना है, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाए 1 दिन का ब्रेक लेकर पूरी जान लगाकर आपको एनडीए की प्रिपरेशन में लग जाना है। ये वो समय है जहां ना दोस्त, ना प्रेम,
ना ही परिवार, ना ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन। आपको हर चीज से कट जाना है, दूर हो जाना है। अगर कोई दोस्त आपको परेशान कर रहा है तो उसे धमकी दे दो कि भाई दोस्ती तोड़ दूंगा अगर तू मेरे सक्सेस के रास्ते में आया। ऐसा दोस्त आपका दोस्त नहीं है जो आपके रास्ते में अड़चन पैदा करे, याद रखिएगा। तो आप अपना रास्ता सिर्फ तभी बना पाएंगे जब आपका फैसला आपके हिसाब से चल रहा हो, आपकी मजबूती को और मजबूत कर रहा हो। ठीक है, ऐसे दोस्तों को पास रखिए जो आपको इस समय पर सपोर्ट करे, ना कि आपको राह पे भटकाने की कोशिश करे। चलिए, ये सारी चीज हो गई हैं। इसके बाद आती है कि सर इस बीच में जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो मेरे पास स्ट्रेस भी आएगा, थकान भी होगी। तो समय का मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी चीजें कब पढ़नी है, ये भी एक तरीके के सवाल है ना। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि बेटा वेक अप अर्ली 6 AM और बिफोर। कोशिश करें कि 6 बजे या उससे पहले उठने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह उठने से आपका शरीर जो है उसका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा होता है और आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है। तो ये जब इतनी हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात सिद्ध की हुई है, तो आप इसे अप्लाई करने से क्यों चूकते हैं? क्यों 10 बजे तक सोना है? क्यों हमें ऐसे बिहेव करना है कि सर हमसे उठा नहीं जाता है? बेटा, जब आप इतनी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए चल रहे हो तो आपको अपने जीवनचर्या में भी तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे ना, है ना। और उसके तो बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन ये याद रखिए, उठकर सीधा खाने नहीं बैठना है बेटा। आपको 10-15 मिनट के लिए भागने जाना है। भागने कहां जाना है? कहीं भी दौड़े बेटा, पार्क में दौड़े, आसपास जहां पर आपको मौका मिले आप भागे। इससे क्या होगा? इससे सुबह सुबह आपके बॉडी को एक बूस्ट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, जिससे आपका थकान वाली जो स्टेट होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। पहले 2 दिन आपको लगेगा अरे बाप रे, सुबह सुबह दौड़कर आ गया, बड़ी नींद आ रही है, बड़ा थक गया हूं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ 2 दिन का दर्द होता है। मैं आपको बता देता हूं, जब आपने कभी जिम किया हो तो जिम करने के दौरान पहले 2 दिन 3 दिन आपके शरीर में बहुत दर्द होता है ना। लेकिन जब आप उस दर्द से पार कर जाते हैं तो अब आपको दर्द नहीं, आपको सिर्फ बॉडी दिख रही होती है। तो बस वही फंडा है कि पहले 2 दिन आप दौड़ने जाओगे तो आपको थकान होगी, लेकिन तीसरे दिन से आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि बॉडी अब उसको हैबिचुअल कर रही है कि भाई मेहनत करने की आदत सुबह उठते ही डालना है। ठीक है, और हमेशा सुबह उठकर 1 ग्लास भरकर पानी पिए। इससे आपका पेट साफ रहेगा और इस पेट साफ तो आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। दूसरा, डेली फ्रेशन अप हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर सर्दी का टाइम है, नहाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके माइंड को फ्रेश करता है, आपकी सोच को फ्रेश करता है, साथ ही आपके शरीर को तो करता ही है ना। तो इससे क्या होता है, सुस्ती, नींद, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो ये एक फैक्टर आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, इसमें चोरी नहीं चलेगी। Start your day with the subjects with need memorizing the theory और facts। ऐसे सब्जेक्ट से अपने दिन की शुरुआत करें जिनमें फैक्ट्स याद करने हो या फिर चीजें याद करनी हो, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। ऐसी चीजों को आप शुरू करें। या फिर आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, आपने पिछले दिन जो भी पढ़ा है उसे जस्ट 1 घंटे में आप उसे खत्म करें, रिवाइज करें, ताकि पुराना पीछे पड़ा हुआ उसमें धूल ना पड़ जाए और धूल पड़े पड़े वो खराब ना हो जाए। तो हर दिन उस पर एक बार पोछा जरूर लगाना है कि हाँ साफ है सर, बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें हमें याद है। प्रैक्टिस ओनली दोज प्रॉब्लम्स विच एक्चुअली नीड्स टू बी प्रैक्टिस। ये एक बच्चे को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि कभी भी ये बात याद रखें, जो आसान सवाल है उसे बार बार प्रैक्टिस करने पे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब भी आप कोई टेस्ट पेपर लगाएं, जब भी आप कोई डीपीपी लगाएं, जब भी आप कोई भी किताब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो सिर्फ उन्हीं सवालों को मार्क करें, टिक लगाएं, स्टार लगाएं, जो मन करे वो लगाएं, ताकि आप दूसरी बार जब रिवाइज करने जाए तो आपको पता हो कि मुझे सिर्फ यही वाले सवाल दोबारा करने हैं। भाई दोबारा से अगर 100 के 100 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास समय दिन में 48 घंटे थोड़ी ना है, आपके पास तो 24 घंटे ही हैं।
तो उन 24 घंटों में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए क्या करें, हमेशा उन सवालों को मार्क करें जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे थे, जो आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं हुए थे या फिर आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे, जिनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिर्फ उन्हीं सवालों को दोबारा प्रैक्टिस करें। हर सवाल को प्रैक्टिस करना बेवकूफी कहलाती है, ठीक है। और मैं जानता हूं आप लोग बेवकूफ नहीं है। हमेशा नाश्ता ऐसा करें जो कि रिच हो, हेल्दी हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। जूस वगैरह अपनी डाइट में लें। ऐसा नाश्ता करें जो आपको पूरे दिन की एनर्जी दे, सुस्ती ना हो। एंटीऑक्सीडेंट्स वाला खाना आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि ऐसे खाना खाइए जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स दें, ये सुस्ती को दूर करता है। और ऐसा खाना खाइए जो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करे। दोपहर के टाइम और रात के टाइम जितना हो सके लाइट खाना खाइए। कहावत होती है कि भाई सुबह खाओ राजा की तरह, दोपहर को खाओ एक आम इंसान की तरह, और रात को खाओ भिखारी की तरह। तो रात को जो होता है ये खाना आपको कम खाना है, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। ज्यादा खाना खाने से इंडाइजेशन होते हैं, और रात को ब्लोटिंग होने की वजह से सुबह नींद देर तक आती है। तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी है, ठीक है बेटा। टेक प्रॉपर इंटरवल ब्रेक्स व्हेन यू फील रेस्टलेस। जब भी आपको थकान हो तो अपने प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए। इस दौरान आप म्यूजिक सुन सकते हैं 5 मिनट के लिए, या फिर सबसे आसान तरीका जो मैं पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल करता हूं, मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, मैं कुछ नहीं सोचता हूं, मैं अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करता हूं। या फिर अगर मैं सोच भी रहा हूं तो बहुत शांति से, मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं जस्ट आंखें बंद करके कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं। तो ये मेडिटेशन का एक पार्ट होता है। आप ये करिए, देखिए आपको तुरंत थकान दूर हो जाएगा। और जब भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्रेक के बाद क्या करना है। सपोज कीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ी जिसमें आपके फैक्ट्स हैं और बहुत सारे थ्योरीज हैं, तो इनको पढ़ने के बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएं ना, तो ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जहां पर आपके कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पर काम हो रहा हो, कॉन्सेप्ट्स पर काम हो रहा हो, जहां पर आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा हो, क्योंकि एक चेंज आने पर आपको इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर आप सेम चीज को कंटिन्यू करते हैं तो आपको बोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से बचें, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक विद योर फैमिली मेंबर्स, दे मोटिवेट यू बेस्ट। मतलब आपको दुनिया में कोई इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आपकी मां या फिर आपके पिताजी आपको कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लो फील हो तो अपनी मां की गोदी में जाकर सर रखें और उनसे कहें कि मां मैं थक रहा हूं, तो प्लीज मेरे सर पे थोड़ा सा तेल लगा दो या फिर थोड़ा सा सहला दो। तो देखो आपको वो एनर्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी जीवन में, वो एनर्जी आपको अपनी मां से मिल जाएगी। तो ये जरूर एक बार करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि क्या ये सच में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं कि बेटा जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पार्क्स में जाके बैठ सकते हैं। वहां गिलहरियों को देखने पर ही एक अलग मजा आ जाता है, ठीक है। अगर आपके आसपास कहीं नदी है तो नदी के आसपास जाकर आप बैठिए, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं, हार्डली 10 से 15 मिनट। आप पूरे दिन का स्ट्रेस उस बहते हुए पानी में निकाल कर आ जाते हैं। आप चिड़ियों के चहचहाने से, गिलहरियों के आसपास घूमने और पुदकने को देखकर ही अपना स्ट्रेस रिलीव कर देंगे। नेचर में बहुत शक्ति होती है बेटा, इसे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट, जैसे कि फिजिक्स हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया। इनको कब करें बेटा, इवनिंग टाइम में करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आप स्ट्रेच ले सकते हैं। आप एक बार बैठेंगे, मान लीजिए शाम को 5 बजे आप बैठे, तो रात के 9 बजे तक स्ट्रेच आप पढ़ाई करें। और स्ट्रेच में कोशिश करें, स्ट्रेच करें, कोई ब्रेक ना लेने की कोशिश करें। अगर हो रहा है ऐसा कि बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि सर ब्रेक की जरूरत है, तो 5 मिनट 10 मिनट किसके साथ, या तो म्यूजिक या तो मेडिटेशन, कुछ ऐसा जरूर करें, ठीक है बस। लेकिन ज्यादा ब्रेक्स नहीं। मैं हमेशा बार बार कहूंगा, जब आप ऊंचा सोच रहे हैं तो आपको एफर्ट्स भी ऊंचे ही लगाने पड़ेंगे। कमजोर बच्चे सिर्फ और सिर्फ बहाना लगाते हैं, और जो सच में चाहता है कि मेरा जीवन बदले, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये करके दिखाऊं, तो उसके लिए बेटा वो बच्चा एफर्ट्स भी लगाता है। वो बहाने लगाने से कभी भी चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। कोई आपके बहाने नहीं सुनेगा इस जीवन में। याद रखना बेटा, जीवन में हर इंसान आपके मुंह पर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही आप मुड़ोगे आपके पीछे, वो आपके ऊपर हंस देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिसर बनेगा ये तो खड़े खड़े रो रहा है ना, इसको इससे पढ़ा नहीं जा रहा, ये ऑफिसर बनेगा। तो क्या ये तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा? हालांकि तुम इसे सुन नहीं पाओगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आवाज यही आ रही होगी। तो अपने आंसू, अपनी थकान देखो और उस पर काम करो कि मैं इसको वाहवाही में कैसे बदलूं लोगों की।
याद रखिएगा ये सारी बातें, है ना। दैट्स इट गाइस। और फिर इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि वन शॉट लेक्चर्स के लिए मैं यहां पर यूट्यूब पर माइलस्टोन बैच आपके लिए चला रहा हूं, और इसमें 10 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में साथ साथ वन शॉट लेक्चर्स चलते रहेंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। एनडीए की रिवीजन करने के लिए अगर आप जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप क्विकली इसे रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास बीच में कहीं इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, मैंने इधर ज्यादा, मैं फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि बच्चे का समय कम से समय जितना, आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को पढ़िए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करें कि उसको गाइस मेरे ख्याल से ये जो मैंने बताया आप लोगों को काफी, और अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसे अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद अगर आपको ये चीज बेनिफिट दिखती है, आपको समझ में आता है कि सर फायदे की चीज बताई है, तो कमेंट सेक्शन खुला है यार, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं पढ़ूंगा सारे, है ना। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे फॉलो करें और अपने जीवन में बोर्ड्स और एनडीए दोनों पे सफलता प्राप्त करें। जय हिंद दोस्तों।